तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू अपना बहुत तेजी से माउंट डेवरेस्ट को छोड़ करके काउंटी कैपिटल के लिए वापस लौट चुका था। जो भी इसको प्रूफ वगैरह चाहिए था, उसे जितना भी चाहिए था, उसको मिल चुके थे क्लूज वगैरह। क्योंकि बहुत तेजी से पैलेस लॉर्ड का आदेश आया था कि इसको वहां जाना पड़ेगा। रीजन वो था कि वो किसी पर विश्वास नहीं करते थे जोकिंग के अलावा। इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह पे या जो बैटलमैन के साथ भी थे अलग फ्रंट पे, एडमिन डिपार्टमेंट के जो हेड थे या फिर जस्टिस या जो भी है, ये किसी पे भरोसा नहीं करते थे। अब आके तो उसको जो क्लूज मिले थे वो इससे नहीं मिले थे कि वो जो 700 से ज्यादा रिकॉर्ड उसने पढ़े थे कि डे ब्रेक लाइट कैसे प्रकट होते हैं या जो भी, इससे क्लूज मिले थे गॉड फिंगर के थ्रू। कि अगर गॉड फिंगर देखो वो डे ब्रेक लाइट ढूंढ पाया था, तो वैसे ही कुछ और भी लोग होंगे जो ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली डी 132 में जो कि गॉड फिंगर सो रहा था, इससे ये बात करता है, कुछ प्रॉमिस वॉमिस करता है, तो फिर वो बताता है कि उसे कहाँ मिला था डे ब्रेक लाइट। और पता करना भी मुश्किल था क्योंकि फिंगर की एक आदत हो गई थी ना भूलने की। और फिंगर ने जहाँ बताया था लोकेशन, उन 3 दिनों में जो वहीं पर सर्च वगैरह किया, पता चल गया था कहाँ से आ रहा था। जहाँ पर अंदर में उस एरिया के एक पपेट से मिलता है, जिससे कि किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इतना खतरनाक तरीके से उस पपेट को डिस्ट्रॉय किया गया था कि पता करना मुश्किल था कि उसका एक्चुअल शेप क्या था। लेकिन फिर भी वहां से हल्की फुल्की 7 कलर की जो लाइट थी, पाउडर वगैरह दिख रहा था। और उस लाइट को गायब होने में अभी भी सालों लगेंगे, जितना भी वो चल रहा है। तो पाउडर जो था ना, बेसिकली वो डे ब्रेक लाइट के थ्रू बनाया गया था। और यहाँ पर एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट नहीं था, बहुत सारे लाइट के मर्ज से ये पाउडर बनाया गया था। जिसने भी बनाया होगा समझ लो वो भी खतरनाक आदमी होगा। इस लोकेशन के बारे में इवन डे ब्रेक लाइट में भी, मतलब यहाँ से पे है, इवन सोर्सेज कोर्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो जो भी पैलेस लॉर्ड ने बोला था ना कि मतलब मारने के लिए गवर्नर को किसी ने लाइट मोस्ट फेट हैवॉक पेल बनाया था, जो कि इसके थ्रू ही बनता है, तो वो सही था कहीं ना कहीं। अब क्लू तो मिल चुका था सुजुकी किंग, फिर उसके बाद ऑब्वियसली वाउंड डे ब्रेक से निकल चुका था निंगयान के साथ। पपेट के जो बच्चे कुछ टुकड़े थे वो लेकर जाता है। रास्ते में निंगयान बहुत सारे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन पूछ नहीं पाता है जुकिंग के लुक वगैरह को देख करके। देखो उसको डाउट था पहले से टेनेंटल स्ट्रीपर की शायद ये जुकिंग हो सकता है, लेकिन अब तो भाई, अब तो सामने से देख लिया था इसने। उसको मालूम था कि जो जिसने मुझे दांत काटा था ना, पक्का वो जेनेरनियो होंगे। पता नहीं भाई, वो बंदा सही में कुत्ता है। वो उसने मुझे ही नहीं काटा भाई, वो तो हेवनली डाओ को भी काट रहा था। लेकिन निंगयान इन चीजों में कुछ नहीं कर सकता था। अब जब से इसको पता था चला था कि भाई गवर्नर मारे गए हैं, खतरनाक बैटल चल रहा होली टाइड्स वगैरह से, तो इन सब चीजों का मतलब भी नहीं था। जू किंग और निंगयान को ट्रैवल करते हुए 3 दिन हो चुके थे और अब ये डे ब्रेक प्रीफेक्चर लगभग पार करने वाले थे और इंटरविनिंग जो प्रीफेक्चर है वहां लगभग पहुंच चुके थे। और अब जू किंग को छिपने की जरूरत भी नहीं थी। टेलीपोर्टेशन पोर्टल यूज करता और सीधा काउंटी कैपिटल के लिए निकल जाता है। और इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा था कि क्या सीन चल रहा है भाई वेस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट पे जो वॉर चल रहा है। हालत सच में बहुत खराब थी। तो फिलहाल इसको ये भी पता चलता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इधर सबको मोटिवेट करके रखे थे और जो भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है उसको भाई तगड़ा सजा भी दिया जाएगा। और जो भी नॉन ह्यूमंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने निपटा भी दिया था। और सबको पता चलता है यार सही में लेफ्टिनेंट गवर्नर तगड़ा काम कर रहे थे। और अब क्योंकि ये लोग वापस आ चुके थे, तो निंगयान जैसा जो बोलता है वैसा फॉलो करता है। वापस आते ही इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर का मैसेज भी आ जाता है, सो के मुझे धार्मिक डिक्री मिला था पैलेस लॉर्ड से, तुम बैटलफील्ड से वापस आ चुके हो, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, तो जल्द से आओ मेरे से मिलने के लिए। जो भी जानता देखो समय की तो बहुत कीमत है, तो ये तुरंत फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जाता। और लेफ्टिनेंट गवर्नर काफी थके हुए दिख रहे थे। नहीं तो इनके जैसा बंदा मतलब भाई थक जाए मुश्किल है, क्योंकि ये लोग बहुत हाई लेवल पे पावर में है, शायद से वो एडिटर नहीं है जिस लेवल पे होंगे। और जू आता तो सुनता है, मतलब उनका कोई सेवक था जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से बोल रहा था कि एक्सॉल्टेड सर आपको पिल्स वगैरह ले लेना चाहिए, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं रिकवरी वगैरह के लिए। और इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं जोकिंग, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि बहुत सारे जो सोर्सेज कोर्ट है ना वहाँ पर अटैक हो रहा है 5 प्रीफेक्चर्स में, जिन पर रोग कल्टिवेटर्स अटैक कर रहे हैं। पैलेस लॉर्ड सही थे, ये जो दूसरी प्रजाति के लोग हैं ये बस मौका ढूंढ रहे थे कि इंसानी जो ताकतें हैं वो कब खतरे में आएंगी और हम कब इनके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। और पैलेस लॉर्ड के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो उन्होंने धार्मिक डिक्री जारी की है, मतलब जो फ्रंट लाइन पे बैटल चल रहा है वहाँ बहुत खतरनाक सीन है, बहुत सारी कैजुअलिटीज हो रही हैं, सप्लाईज वगैरह की जरूरत है और ट्रूप्स वगैरह चाहिए। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हें हैंडल कर पाऊँ। अगर तुम कुछ एडवाइस वगैरह दे सकते हो तो चलेगा मुझे, मैं तो पूरा ट्राई कर रहा हूँ। तो समझ रहा था भाई ऑब्वियसली गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्योंकि ये इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां। तो ये बोलता है कि मैं पिल्स मतलब सप्लाईज वगैरह कलेक्ट करने के लिए चाहता हूँ, और जो इंसानों के अलावा जो प्रजातियां हैं उनसे और दवाइयाँ चीज़ें जो खरीदने को हमको चाहिए, कोशिश करता हूँ खरीदने का, बस मुझे आपके अप्रूवल की ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मान जाते हैं कि देखो यार सप्लाई मिलना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए खरीदने में, फंड्स थोड़े टाइट हैं तो तुम थोड़ा देख सक के समझ के, लेकिन पैसा लगा सकते हैं हम, हमें ट्रूप्स तो भेजने पड़ेंगे, सप्लाईज तो भेजनी पड़ेगी।
क्योंकि इनका भी अप्रूवल मिल जाता है। ज़ू बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करता है। वो पहले तो जाता है अपने सेक्रेटेरिएट डिवीज़न में, पूरा धार्मिक डिक्री भेज देता है पूरे सीसलिंग काउंटी में सप्लाई के लिए जितने भी मतलब प्रजाति के लोग हैं या जो भी हैं, और डेमी मॉर्टल्स वगैरह से मिलने का भी इसका सीन चलता है, जो कि अभी तक इस वॉर वगैरह में इंक्लूड नहीं हुए थे। बेसिकली उसे उनसे सप्लाईज़ चाहिए थी ज़ू किंग को। तो धार्मिक डिक्री ज़ू जारी करता है और 100 से ज़्यादा जो स्वॉर्ड सेजेस थे, इन चीज़ों को लेकर निकल जाते हैं। लेकिन ज़ू फिर भी अभी बहुत ज़्यादा व्याकुल था। देखो कल्टीवेशन से तो मदद नहीं कर सकते कि बैटल पूरा बदल दे, अभी तो उतना पावरफुल नहीं है। और उसने देखा था जो अलग प्रजाति के लोग हैं वो इंसानों से कितनी नफरत करते हैं। डेवरेक प्रीफेक्चर में देख कर आया था, जो वहाँ के स्वॉर्ड से इस पर उन लोगों ने अटैक भी कर दिया था मौका मिलते ही। अगर पहले स्लॉट के लिए ये चीज़ें करनी है, वो जानता था कि ये जो अलग प्रजाति के लोग हैं ये सप्लाईज वगैरह इतना आसानी से तो देंगे नहीं, तो इसे किसी पावरफुल इंसान की जरूरत थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर पे ये पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकता था कि अब क्या करूँ मैं। इस दौरान ये आसमान की तरफ देखता है। फिलहाल थोड़े बहुत बादल थे, हालांकि बिजली उजली लाइटनिंग वगैरह कुछ ऐसा नहीं था। हल्की हल्की बारिश होने लगती और जो सोचता है देखो ना तो मास्टर है इसके यहाँ हेल्प करने, ना तो सर ब्लड स्मेल्टर हैं, ना तो प्लम डार्क है फिलहाल यहाँ पे। ये वो लोग बिजी हैं फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी वाला जो रीजन है, वहां पर जो आउटब्रेक हुआ है उसको डील करने में। और बड़े भाई का पता नहीं है, मैसेज का उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो काउंटी कैपिटल के बॉर्डर एरिया की तरफ देखता है, जहां पर उसने एक 3 सर वाले पक्षी को देखा था बहुत पहले, जो कि द ग्रेट बर्ड है, किंगकिन थी। यह था, अब तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन जब जू आ रहा था पहली बार सीसिलिंग काउंटी, तो यहीं पर उसकी मुलाकात हुई थी इस पक्षी से। बेसिकली निंग यान को उस पक्षी ने पकड़ के रखा, जिसके बारे में उस पक्षी के बारे में चिंटियान टिंगहाओ ने बताया भी था इसे ग्रेट बर्ड किंग के बारे में, जो कि एक एंशिएंट म्यूटेंट बीस्ट है और जिसका ब्लड लाइन बोल सकते हो कि प्रिमोडियल टाइम तक ट्रैक किया जा सकता है। तो किंगकिन का किसी ने मदद नहीं लिया था, पैलेस लॉर्ड वगैरह ने भी, क्योंकि वो पक्षी भाई इंसानों के और अलग प्रजातियों के बैटल में क्यों ही इन्वॉल्व होगा। लेकिन ये था कि जो किंगकिन पक्षी है ना, वो भाई इंसानों को पसंद करता। सिचुएशन वैसा है तो क्या ही कर सकता था। वो सोचता है कि यार एक बार हेल्प मांग के देख लेता हूँ, मना किया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको फोर्स कर सकता हूँ मैं रेड मून के पावर से, ट्राई कर सकता हूँ कि वो डरती है कि नहीं या डरता है कि नहीं। क्योंकि देखो यार सप्लाई तो जल्दी से जल्दी पहुंचाना पड़ेगा। जू के दिमाग में यही था। तो इस दौरान जू निंगयान को याद करता है, निंगयान की फट जाती है। निंगयान पूछता है क्या हो गया बड़े भाई जू। जू बोलता है यार किसी पुराने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। निंगयान चौंक जाता है, एक गहरी सांस लेता है, क्या वो बड़े भाई एर्नी हुए हैं क्या। अब जू यहाँ पर चाहे या ना चाहे निंगयान उसे लेकर के टेलीपोर्टेशन पोर्टल में एंटर करता है और निकल जाता है। और थोड़ी समय में काउंटी कैपिटल का जो बॉर्डर वाला एरिया था बेसिकली, वहाँ ये प्रकट होते हैं। वही जो रेगिस्तानी क्षेत्र था आने से पहले, और मतलब जो यहाँ पर जब प्रकट भी हुआ तो उसने पूरा एरिया स्कैन कर लिया था कि सही है ना भाई, यहाँ से फिर टेलीपोर्ट तो कर सकते हैं। और फिर से यहाँ पर आसमान की तरफ देखता है। फिलहाल रात का समय था और बादलों से पूरा आसमान घिरा हुआ था। अभी भी हल्की हल्की बारिश यहाँ पर भी हो रही थी और खतरनाक ठंड फील हो रहा था। निंगयान की अलग फट रही थी कि भाई एल्डर ब्रदर सोकिंग हम कहाँ जा रहे हैं। सोकिंग एकदम प्यार से कहता है निंगयान मैं काउंटी कैपिटल पहली बार आया था ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए, तो यहीं पर हम दोनों मिले थे ना। निंगयान चौंक जाता है और हाँ में सर हिलाता है। जू एरिया इस दौरान स्कैन करता है। उस समय तुम्हें बेसिकली सीनियर किंग ने कैप्चर कर लिया था ना, तो फिलहाल हम उन्हीं के जगह जा रहे हैं जहाँ पर सीनियर किंग रहते हैं। निंगयान की और फट जाती है। जू किंग से तो फटती थी, लेकिन वो बड़ी पक्षी से तो और डरता था, क्योंकि उस पक्षी ने इसे खाने का कोशिश किया था। ये खा नहीं पाया था वो अलग बात। और जो बोलता देखो निंगयान तुम समझो बात, अगर हम ये चीज पुल कर पाए तो हम लाखों अपने सोल्जर्स से जिसकी जान बचा सकते हैं और बहुत सारे नॉर्मल इंसानों की जान बचा सकते हैं, इंसानी कल्टीवेटर्स की बचा सकते हैं। तो समझो इस चीज में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। निंगयान बोलता है लेकिन वो कहता है अगर तुम ये सब बोलोगे मैं तुम्हें फिर भेज दूंगा डेवरेक प्रीफेक्चर में यूफोरिया आइरिस के पास, जहां पर तुम फंसे हुए थे। अब निंगयान का चेहरा लगी बन जाता है यार, आगे कुआं पीछे खाई वाला सीन था। तो पता था कि देखिए मैं इधर ही था उस समय और मैं इस एरिया में से उड़ रहा था, तभी मैंने सीनियर किंग को लास्ट टाइम देखा था। तो और निंगयान आगे बढ़ने लगता है और जो इसको फॉलो करता। निंगयान बताता है वो लोकेशन पे पहुंच चुका था जहाँ पर किंग से इसकी मुलाकात हुई थी। पूरा खुला एरिया था वैसे भी, तो थोड़ा डाउटफुल होता है। निंगयान की फटती है कि उसको लगता है जू इसके बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। बोलता बड़े भाई मैं यही मिला था। और ऑब्वियसली देखो जू ने इसको यहाँ पर यही लेकर आया था, क्योंकि निंगयान ने ही किंग से मिला था ना पहली बार। अब देखो निंगयान के भी अपने बहुत सारे सीक्रेट्स थे, तो ये बहुत सारी चीजें रिवील नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस समय जब किंग ने उसको पकड़ा था तो निंगयान ने सबको बता दिया था कि क्या क्यों हुआ कब हुआ इसे पता ही नहीं चला था। लेकिन सच्चाई अलग थी। जहां पर अभी ये था ना, किंग के घोंसले से ये काफी दूरी पर था, तो इसलिए सेफ फील कर रहा था। मतलब पूरा लोकेशन तो नहीं ले गया था ये, यहाँ से अभी भी वो काफी दूर था। लेकिन तब भी जब तक ये कुछ बोलता, एक
काँव वाली आवाज़ आती। वो किसकी वज़ह से हुआ था, निंगयान या ज़ोकिंग की वज़ह से किसी को नहीं पता था। लेकिन खतरनाक वो साउंड था और आसमान में हमें 3000 मीटर का पक्षी दिखाई देता है जो कि बादलों को चीरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, जिसके 2 लाल आँखों को साफ देखा जा सकता था, जो कि ज़ोकिंग और निंगयान पर पूरी तरह से लॉक्ड थी। जो इंटेंस गेज़ था ना भाई, जिस नज़र से वो पक्षी देख रहा था, अलग ही था। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सर दिखने लगता है क्योंकि काफ़ी बड़ा पक्षी था और तीसरा सर भी। ऑब्वियसली द ग्रेट बर्ड किंकिन यहाँ पर आ चुकी थी या आ चुका था और एक खतरनाक ताड़ मारता ना काव करके बेसिकली। ज़ू भी उस ऑरा को फ़ील करके बेसिकली हिल जाता है और ये था असली बॉडी इस पक्षी का। लास्ट टाइम जो ज़ूकिंग ने देखा था ना, उस समय वो पक्षी काफ़ी छोटा दिख रहा था। ऑब्वियसली उस समय उसका वो ट्रू बॉडी नहीं था। ज़ू का कल्टीवेशन भी अब काफ़ी ऊपर है, तो बहुत एक समझ होती है ना वाइड रिटर्निंग लेवल के एक्सपर्ट्स का पावर किस लेवल पे हो। निंगयान की अलग फट जाती है इस पक्षी को दूर से ही देख करके और उसको लगता है ये पक्षी यहाँ पर क्या कर रहा है। काफी लेजी पक्षी है ना, आलसी है। तो इस दौरान गहरी सांस लेता है और इस पक्षी की तरफ देखता है, आगे बढ़ता है और रिस्पेक्ट दिखाता है कि सीनियर किंगकिन स्वॉर्ड से ज़ूकिंग आपको ग्रीटिंग्स ऑफर करता है। इधर निंगयान की फटी पड़ी थी कि अब तो खत्म है भाई, सब खत्म है। क्योंकि इनको कोई नींद से जगा देना तो वॉर गुस्से में आ जाती है। तो वो बोलता है शांत बैठ जाओ तुम। से वो किंगकिन की तरफ रेस्पेक्ट दिखाता है कि और बोलता है कि आपको तो पता ही है वैसे भी कि होली टाइड वालों ने सी सीलिंग काउंटी को इन्वेड कर दिया पूरी तरीके से, तो मुझे सीनियर आपकी ज़रूरत है। आप रिटायरमेंट से वापस आ सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ काम है बस, तो अगर आप मेरी हेल्प करते उसमें तो। निंगयान अब तो रोने वाला था लेकिन ज़ू पूरा इग्नोर करता है क्योंकि इसको पता था निंगयान को कि जो किंगकिन के एंसेस्टर थे यानी पूर्वज थे ना, वो खतरनाक शिकारी थे जो कि बेसिकली एंशिएंट एम्पर लेवल के पावर को राइवल कर लेते थे, मतलब टक्कर देते थे। कुछ उनकी सहमति हुई थी एंशिएंट एम्पर से, तो उन्होंने फिर जो पक्षी के बाद की प्रजातियां हुई, मतलब बच्चे जो हुए, वो इंसानों को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करते थे और मिल के रहते थे। दैट्स इट। और ठीक है, किंगकिन जो थी वो है मतलब प्रीवियस जो गवर्नर थे इसके पहले वाले उनकी फ्रेंड थी, लेकिन बात अलग है भाई, उनकी ब्लड लाइन है, खूंखार पक्षी होते हैं ये। और उसके हिसाब से निंगयान के हिसाब से कि भाई हमने तो नींद डिस्टर्ब की है तो भाई ये पक्षी तो हमें छोड़ेगा नहीं। और पक्षी जैसे जैसे प्रकट होता है भाई, वो 30,000 मीटर का था, मतलब समझ लो 30 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ और ऑरा इतनी फियर्स थी कि अब ज़ू को भी समझ में आ रहा था भाई। लेकिन ज़ू इस दौरान अपने वायलेट मून के पावर को एक्टिवेट कर रहा था कि अब बोलने वाला था कि अगर किंग इसकी तरफ देखती है तो फिर ये शांत हो जाता है और अपने खोपड़ी से नहीं ज़ू किंग को हल्का सा किंग टच करता है। ज़ू हैरान हो जाता है और निंगयान तो एकदम अचंभित हो जाता है कि हैं ये क्या देख रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा शौक था ना भाई कि किंगकिन जैसा बर्ड किसी की मदद क्यों करेगा। उसको क्या फर्क पड़ता है कि इसी सीलिंग काउंटी को कौन ले रहा है, इंसानों के कब्जे में है या होली टाइड्स के कब्जे में है या फलाना ढिकाना के कब्जे में है, उसको क्या करना, वो अपना चिल करके जी रहा है। लेकिन बेसिकली ये पक्षी ज़ू को अलाउ कर रहा है, मतलब कि तुम आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। निंगयान को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि मतलब वो देख क्या रहा है। तो किंगकिन के जो 3 सर है ना, उसके अलग अलग पावर्स हैं बेसिकली। जो मिडिल वाला खोपड़ी है उसका, वो उसका लाइफ एसेंस है, मतलब लाइफ की पूरी हो रहा है। राइट कुछ अलग रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट कुछ अलग रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो खोपड़ी है। तो मतलब उसने राइट हेड पे ज़ूकिंग को बैठाया था। बड़ी बात थी यार, मतलब वो बैठाता नहीं है लेफ्ट हेड पर, वो बेसिकली अपने पर्सनल डिसेंडेंट को बैठाता है, मतलब उसके जो प्रजाति के लोग होंगे, उसके बच्चे पोते परपोते जो आते हैं, या तो अगर कोई खड़ा हो जाए भाई तो फिर वो मार देते हैं। तो राइट पे उसको बैठाते हैं जिसको वो फ्रेंड या ऐसा कुछ मानते हैं बेसिकली। इतना मतलब निंगयान को खतरनाक नॉलेज था। तो राइट हेड पर सो किंग के खड़े हो जाते। जू की तरफ देखते यार क्या है ये बंदा, क्योंकि इसको इतना तो पता था कि नाइट शेड का जो बंदा गॉड चाइल्ड बन सकता है वो भी कम अचंभे से थोड़ी था। फिर मतलब रेड मून को क्योंकि किंगकिन रिस्पेक्ट दिखाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर किंग को गॉड चाइल्ड मान रहा है, ये ऐसा दिमाग लगाता। लेकिन फिर भी राइट हेड पे क्यों बैठा है, जू खुद अचंभित था कि भाई क्या हो गया। तुरंत मतलब जैसे इसने बोला किंगकिन ने उसको बैठा लिया, मतलब क्या चल रहा है उसको भी समझ में नहीं आता है। मतलब किंगकिन का जो सर था ना भाई, बस वो 3000 मीटर का, तो तुम सोच लो बॉडी 30,000 मीटर की। और वो फिर से रेस्पेक्ट दिखाता है, मेनी थैंक्स सीनियर। और किंगकिन भी काफी खुश थी। क्या था मुझे नहीं पता है, एक गाँव वाली आवाज देता है। अब ये दिमाग लगा रहा था निंगयान की, ऐसा तो नहीं कि भाई मैं तो अलग लोकेशन पे लेके आया था, जो कि लोकेशन भी सही नहीं है, फिर भी ये बर्ड यहाँ पर आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने आसमान की ऊंचाइयों से हमेशा ज़ूकिंग पर नजर बना के रखता है। अब ये पूरा टाइम यहीं पर था। जो जब यहाँ पर आया था काउंटी कैपिटल में, तो भी ये वहाँ आया था, मतलब मुझे लगा कि मुझे पकड़ने आया था, लेकिन रीजन कुछ और था, मतलब शायद की और फट जाती। दूसरे को जानते नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा, ज़ूकिंग तो नहीं जानते। जू को भी थोड़े डाउट्स आते हैं, लेकिन फिर फिलहाल उसके पास बहुत सारे काम थे तो उन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देता है। वो पहले इतना बोलता है, सीनियर किंग आप मेरे साथ काउंटी कैपिटल चलिए।
किन तुरंत निकल जाता है। तभी ज़ोकिंग को निंगयान की याद आती है, तो वो किन को बोलता है। किन क्या करता है ना कि तुरंत अपने पंजों में निंगयान को दबा लेता है और लेके यहाँ से उड़ जाता है। स्पीड तो भाई बहुत खतरनाक था किन बर्ड का। असली स्पीड क्या होती है ज़ू को अब समझ में आता है। इतना स्पीड ज़ू ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। किन यहाँ शहर में आता है काउंटी कैपिटल को, तो एक लहर से मच जाती, लोग हैरान थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर आसमान में आ जाते हैं देखने के लिए। किन को देखकर हैरान थे, फिर ज़ू को नोटिस करते हैं तो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक चैन की सांस लेते हैं। चलो, तो डिफेंसेस खोल देते हैं शहर के, नहीं तो भाई किन बर्ड एंटर नहीं कर पाता। और तो उसे पूछते भी नहीं है कि कैसे वो लेकर आया, सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं। हालांकि किन को मेन शहर में घुसने नहीं दिया जा सकता, बेसिकली वो पॉलिसी का मतलब विरोध होगा या जो भी होगा, तोड़ना होगा। किन को वो एक रेस्पेक्टफुल एक्सप्लेनेशन दे देता है, बट पक्षी अपना समझ जाता है और कुछ नहीं बोलता है। तो उसके बाद स्वर्डसिस पैलेस एंटर कर जाता है अपने सेक्रेटरिएट डिवीजन में। तो देखो किन की भी बैटल फ्रंट में नहीं गई थी, वो यहीं पर थी। इन चीजों में रिपोर्ट्स वगैरह, इन चीजों में ज़ोकिंग की मदद करती थी। वो हर एक चीज के बारे में ज़ू को पूरा इन्फॉर्मेशन देने लगती। ज़ू बोलता है ठीक है आगे बोलते जाओ, और वो डेमी मॉडल्स के बारे में बता रही थी। मतलब वो चीज़ों का जो हम सप्लाई मांग रहे हैं, जो सामान चाहिए, मेडिसिन हो गया, बहुत सारी चीज़ों के खाने पीने की, उसके बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं इस सिचुएशन में। मैजिकल डिवाइस के लिए जो नॉर्मली समझ लो 10,000 रुपए लेते, तो उसके 10 लाख मांग रहे हैं, ऐसा मतलब स्वॉर्ड सेजेस जो गए थे, जो आपने शायद भेजे थे कि बात करने के लिए डेमी मॉर्टल से, तो उन लोगों ने अलाउ ही नहीं किया स्वॉर्ड सेजेस को अंदर एंटर करने के लिए कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। अब पूरा रिपोर्ट बताने के बाद किंग क्यों थोड़ा पीछे हट जाती है, और उसको भी गुस्सा तो आ रहा था इन नॉन ह्यूमंस पे। जो काफी कोल्ड लुक देता है, मतलब अपने दिमाग में इस लड़की को नहीं कि यार ये लोग सही बात है। मतलब बैटल देखो शायद ये लोग बहुत आसानी से मैनेज कर सकते थे, लेकिन अंदर में जो विरोध चल रहा था ना अलग प्रजातियों का, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आप बाहर का युद्ध लड़ लोगे, लेकिन अंदर में जो युद्ध चल रहा है पहले उसे शांत नहीं करोगे तो बाहर जीत नहीं सकते हो। थोड़ी देर सोचने के बाद ज़ोकिंग बोलता है कि मुझे सभी फाइल्स चाहिए इन प्रजातियों से रिलेटेड, कितने बार उन्होंने लॉ को तोड़ा है मुझे ये बता दो। तो इस दौरान अब फाइल कंपाइल करने के लिए किंग क्यों चली जाती है। उसको समझ में आ रहा था कि ज़ोकिंग काफी गुस्से में है, और एक जेड स्लिप लेकर के वो वापस भी आ जाती है। इन्फॉर्मेशन बताती है कि फुल स्पिरिट प्रजाति के बारे में बताती है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है काउंटी कैपिटल के। ज्यादा लंबी प्रजाति नहीं है, मतलब ज्यादा जनसंख्या नहीं है, लेकिन ये लोग भी आजकल काफी नाटक कर रहे हैं। बेसिकली वो लोग एल्केमी वगैरह में बहुत अच्छे हैं, मेटल वेपन्स बनाने में बहुत तगड़े हैं, और इनका भी रिलेशन डेमी मॉडल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मतलब पूरा बताती है टियानियन क्लैन के बारे में, उसके जो 8 छोटे-छोटे ब्रांचेज़ हैं, सब चीज़ के बारे में। 800 साल में क्या हुआ है, इतने बार इन्होंने रूल तोड़ा है, 18,931 बार इन मतलब 100 सालों के अंदर में। अब उसमें भी रूल किस लेवल का तोड़ा है, वो सब पूरा बताती है। तुरंत धीरे-धीरे सुबह का समय हो चुका था। अब इस दौरान कहती है ज़ोकिंग से कि क्या हम ये चीज़ों को लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताएँ और फोर्सेस भेजें मदद करने के लिए। सो इस दौरान मना कर देता है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। और जैसे ही ये बाहर निकलता है मतलब शहर के, किंग पर प्रकट हो जाती है, और ये उसके ऊपर बैठ के उस दिशा में निकल जाता है कि सीनियर आपके पास फ्री टाइम हो तो मैं एनलाइटनमेंट हाईलैंड जाना चाहूंगा, जहाँ पर एक प्रजाति को पूरा खत्म करना है, आप क्या कहते हो। किन काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है गाँव। साउंड काफी इंटेंस है भाई, आसपास के जो उसकी आवाज से ही ना जैसे शीशे उसे होते हैं ना वो फूट जाते हैं, इस प्रकार की हो रहा थी। ये बहुत तेजी से उस डायरेक्शन में ज़ोकिंग को लेकर निकल जाता है या जाती है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।